चलिए सभी लोग आ गए हैं, एक दो लोग नहीं आए, ठीक है कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं आज क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन 107 अबेटमेंट को समझा था। आज हम देखेंगे 108 अबेटर। ठीक, देखते हैं, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये देखिए अबेटर, इसमें बताया गया है कि दुष्प्रेरक कौन होगा। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abater। तो यहाँ पर दो पार्ट्स में हम इसको बांट लेंगे। ये कह रहे हैं कि भाई जो दुष्प्रेरक है वो कौन है। तो पहला इन्होंने कहा कि अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस who abates either the commission of an offense। तो वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। अब दुष्प्रेरण करता है वो ऑलरेडी सेक्शन 107 में देख चुके हैं कि बाय इंस्टिगेशन, बाय काउंस्पिरेसी, बाय एडिंग। इन तीन तरीकों से जो भी व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है वो दुष्प्रेरक है। सिंपल, अपराध का दुष्प्रेरण करने वाला दुष्प्रेरक है, पहला पॉइंट। इसका जो बाद वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा समझने लायक है। दिया अफर्मेटिव फॉर्म में है, जाएगा नेगेटिव फॉर्म में। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है अब ऐसा कोई व्यक्ति ऐसे कार्य का किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ऑफेंस वर्ड यूज नहीं किया, मतलब अभी ये जो कार्य है ये कार्य अभी ऑफेंस है नहीं। लेकिन यदि ये कार्य कोई ऐसा व्यक्ति करे जो विधि द्वारा बाय लॉ कैपेबल है उसको कमिट करने में, और अगर वो व्यक्ति कैपेबल व्यक्ति है उस कार्य को करने में और वही सेम इंटेंशन और वही सेम नॉलेज के साथ उस एक्ट को करता है जो अबेटर का है, तो वो एक्ट जो है क्या बन जाएगा, अपराध बन जाएगा। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिसमें इंटेंशन का रोल होता है। वही कार्य एक व्यक्ति कर रहा है, उसका इंटेंशन अच्छा है तो चोरी नहीं है, लेकिन यदि वही कार्य इंटेंशनली कर रहे हैं तो चोरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी जब हमने अभी जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देखे थे, इलस्ट्रेशंस देखे थे, तो उसमें भी हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस देखे थे ना, उसमें गुड फेथ वर्ड आ गया। तो गुड फेथ वर्ड आने के कारण क्या हो गया था कि वो कार्य ऑटोमेटिकली अपराध की श्रेणी से बाहर हो गया था। लेकिन यदि वही कार्य गुड फेथ से नहीं किया गया होता, इंटेंशनली पर्टिकुलर एक्ट को कमिट करने के लिए किया होता, तो वो अपराध हो जाता। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि ए व्यक्ति बी के घर में है और वहां पर उसको अंगूठी मिलती है, तो वो अंगूठी बी के पोजीशन में कहलाएगी। तो ए गुड फेथ में उस अंगूठी को वहां से ये गुड फेथ में उस अंगूठी को उठा लेता है अपनी समझकर। तो यहाँ पर क्या हो गया था, ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि गुड फेथ हो गई। ठीक, यहाँ पे इंटेंशन कोई गलत नहीं था। लेकिन अब इसी इलस्ट्रेशन में यदि ए बी के पोजेशन में जो अंगूठी थी वो उसको चोरी करने के आशय से, बेईमानी से उसके पोजेशन से जानबूझ करके हटा देता कि मैं इसको चोरी करना है, चोरी करने के इंटेंशन से अगर वो हटाता, गुड फेथ में नहीं हटाता, है ना, तो वहां पे जितने भी चोरी के इंग्रेडिएंट है वो सारे आ जाते, तो क्या हो जाता, तो अपराध हो जाता। तो यहाँ पर भी वही चीज बताई गई है। तो ऐसे कोई भी कार्य का उकसाना भी हो सकता है। अब सपोज करो कि ए के साथ कोई सी पर्सन भी, बी के साथ कोई सी पर्सन भी उसके साथ होता और बी का जो है उस काम को वहां पर से चोरी करने का इरादा होता, वो धीरे से सी को इशारा कर देता कि तुम जो है ये अंगूठी पड़ी है इसको उठा लो, बोल देता, इशारा कर देता, कुछ भी, मतलब इस तरीके से उसको बोल देता कि उकसाने टाइप वाली बात। तो अब यदि वो जो बी कौन सी पर्सन उसके साथ है, अगर वो सी पर्सन बाय लॉ कैपेबल व्यक्ति है, कैपेबल व्यक्ति है मतलब वो मेंटली फिट है, वो फिजिकली फिट है, ना तो वो पागल है ना तो वो कोई माइनर चाइल्ड है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा एडल्ट पर्सन है, वो भी चीज की प्रकृति को समझता है कि सही कार्य करने को बोल रहा है कि गलत कार्य करने को बोल रहा है। ठीक, तो यदि ऐसा पर्सन सी उसके साथ ऐसा पर्सन है जो बाय लॉ कैपेबल है क्राइम करने के लिए, मतलब ल्यूनेटिक नहीं है, फिजिकली और मेंटली इनकैपेबल नहीं है, और वो दुष्प्रेरक का जो इंटेंशन था उसी इंटेंशन से वो उसकी बातों में आ करके
वो रिंग वहां से उठा लेता तो क्या होता, बी जो है वो अबेटर होता है ना, और सी जो है जो उसकी बातों में आकर के जिसको उकसाया गया है उसके ऊपर चोरी का चार्ज लगता ही लगता, और इसके ऊपर किस चीज का चार्ज लगता, बी के ऊपर चोरी को उकसाने का चार्ज लगता। ठीक, तो अब इस अगर आप इस लाइन को पढ़े तो देखिए अब इससे क्या अर्थ निकल के आ रहा है, यहाँ पर पूछ रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा कार्य किए जाने का दुष्प्रेरण कर रहा है वो व्यक्ति जो अपराध होता यदि समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी ज्ञान और आशय से किया जाता। ठीक, इसका मतलब है नेगेटिव, मतलब यहाँ पर कार्य का दुष्प्रेरण जो किया जा रहा है वो अपराध है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कैसे पर्सन से वो अपराध करवाया है, जो मेंटली फिट नहीं है और जो माइनर है। ठीक है, तो यहाँ पर उस कार्य की बात हो रही है जो अपराध होता, जो कैपेबल व्यक्ति से करवाया जाता तो वो अपराध होना ही था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, उसने किसी माइनर या ल्यूनेटिक पर्सन से ऐसा अपराध करवा दिया है, ऐसा कार्य का उसने दुष्प्रेरण किया है। किस व्यक्ति से किया है, जो विधि के नजरों में असमर्थ है। कैसे असमर्थ है, या तो वो पागल है, विकृत चित्त है, या फिर वो क्या है, कैपेबल नहीं है क्राइम करने के लिए, मतलब अंडर 7 इयर्स ऑफ एज है और फिर उसने क्राइम करवा लिया, तो क्या होगा, तो ये जो पर्सन है अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। ठीक है, अब इसके साथ आप इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे ए वाला। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन 3 के बाद इस सेक्शन में इलस्ट्रेशन दिए, वो इलस्ट्रेशन इसके साथ जाएगा, बताती हूँ मैं। ये देखिए ए इलस्ट्रेशन, ए विथ अ गिल्टी इंटेंशन abates a child or lunatic to commit an act which would be an offense। क्या हो रहा है यहाँ, का दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ है और वही आशय रखता है जो कि काका है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसने तो चाइल्ड और किसी ल्यूनेटिक पर्सन से कमिट करने के लिए अबेटमेंट किया है, तो ये एक्ट क्या होता, अपराध होता इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ। तो अगर किसी कैपेबल पर्सन को उकसाता तो वो तो अपराध होता ही, मतलब जिस पर्सन को तुम उकसाते और उकसाने के कारण वो पर्सन कमिट करता क्राइम, तो वो उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए लायबल हो जाता, तो उसको पनिशमेंट तो मिलती चोरी करने की। अब यहाँ क्या होगा, एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए, अगर उसकी इंटेंशन सेम होती, अगर वो कैपेबल होता और उस इंटेंशन से वो चोरी करता तो वो पर्सन भी अपराध के लिए लायबल हो जाता। तो यहाँ पे दोनों की लायबिलिटी की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर ये बात आ रही है सेम इंटेंशन से। यहाँ पर अबेटर की और जो पर्सन को अबेटमेंट किया गया है उसकी, दोनों की बात हो रही है ना, कि यदि वो पर्सन बाय कैपेबल बाय लॉ ऑफेंस करने कमिट करने के लिए समर्थ होता और दुष्प्रेरक के इंटेंशन जैसी सेम इंटेंशन के साथ वो एक्ट कमिट कर देता एक ही बातों में आके, तो क्या होता, वो अपराध होता और ए और बी दोनों अपने अपने किए गए अपराध के लिए लायबल होते। ए होता अबेटमेंट करने के लिए अपराध का दोषी और वो बी पर्सन जिसने अपराध कमिट करा एक ही बातों में आके वो उस पर्टिकुलर अपराध करने के लिए दोषी हो जाता। हियर ए whether the act be, अब लेकिन अभी किसको इसने इस इलस्ट्रेशन में इसने किसको उकसाया है, एक चाइल्ड को या किसी पागल व्यक्ति को। तो अब यहाँ क्या होगा, ए जो है जिसने उकसाया है, whether the act be committed or not is guilty of abating an offense। तो यहाँ पर जो ए है, अब इसने पागल व्यक्ति को या बच्चे को उकसाया है कोई भी अपराध करने के लिए, तो अब वो अपराध कमिट हो या कमिट ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए तो अबेटमेंट के लिए गिल्टी होगा ही, आ के ऊपर दुष्प्रेरण का आरोप लग जाएगा, भले ही एक्ट कमिट हो या एक्ट कमिट ना हो। क्लियर है, यहाँ इस सेक्शन में लाइबिलिटी पूरी पूरी अबेटर की है। अबेट जिस व्यक्ति को अबेट किया गया है, जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है, उसकी लाइबिलिटी नहीं है यदि वो ल्यूनेटिक और चाइल्ड है, ठीक है, या इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का यदि कोई पर्सन है तो। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन है बी वाला, उससे वो भी सेम है, देखिए ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड, या की हत्या करने के आशय से खा को, जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है,
वह कार्य करने के लिए का उकसाता है जिससे या की मृत्यु कारित हो जाती है। A with the intention of murdering Z instigates B, a child under 7 years of age, to do an act which causes Z's death. B, in consequence of the abatement, does the act in the absence of A and thereby causes Z's death. खा दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वह कार्य का की अनुपस्थिति में करता है और उससे या की मृत्यु कारित करता है। मतलब ए ने बी को, जो एक 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसको जेड का मर्डर करने के लिए उकसा दिया और ये जो बी बच्चा है इसने वैसा ही कार्य किया जैसा ए ने उसको करने के लिए कहा था, लेकिन ए की अनुपस्थिति में, भले ही वहां ए प्रेजेंट नहीं है, और उसने वो एक्ट कमिट कर दिया और जेड की मृत्यु हो गई। हियर दो बी वाज नॉट कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। तो अब यहाँ पे आ जो कि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, तो हम ऑलरेडी सेक्शन 82 पढ़ चुके हैं कि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कभी अपराध नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कहा है कि यहाँ यद्यपि खा वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं था, तथापि का उसी प्रकार से दंडनीय है मानो खा वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो, इसलिए का मृत्यु दंड से दंडनीय है। तो यहाँ पर क्या होगा, A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable by law of committing an offense and had committed murder, and he is therefore subject to the punishment of death. तो बच्चे को तो 82 का लाभ मिल जाएगा कि वो 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा अपराध कर ही नहीं सकता, तो वो तो फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर तो कोई ऑफेंस होगा ही नहीं, ठीक है। 82 के अंदर एक्सेप्शन में आ गया। लेकिन ये जो ए जिसने उकसाया है, इसको भाई साहब सजा मिलेगी, ये कहीं से कहीं तक नहीं बच सकता। तो ये जो पर्सन है इसको क्या डेथ सेंटेंस मिलेगी अबेटमेंट के लिए, ठीक है। ऐसा माना जाएगा मानो इसने किसी कैपेबल पर्सन को भी उकसाया है, ठीक है। तो जब कभी भी आप लोग रिवीजन करो या कभी कुछ दिन बाद सेक्शन 108 पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना। इसका जो सेकंड वाला क्लॉज है उसको पढ़ने में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अबेटर वो व्यक्ति होता है पहला जो सीधा सीधा किसी अपराध को करने के लिए अबेटमेंट करे, ठीक है। जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है वो अबेटर होता है। दूसरी चीज, ऐसे कार्य को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो कार्य यदि कोई समर्थ व्यक्ति करता उसी आशय और ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है तो वो अपराध होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो अपराध होता, लेकिन यहाँ पर किसी चाइल्ड और पागल से करवा दिया तो क्या लायबल नहीं होगा, अबेटर होगा। वो पागल व्यक्ति, वो विकृत व्यक्ति, वो बच्चा जिसको उकसाया है वो एक्सेप्शन में चला जाएगा, वो अपराध की दायी नहीं होगा। लेकिन जिसने दुष्प्रेरण किया है यानी कि दुष्प्रेरक, उसको तो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट बताइए। मैम इसका है ना स्पष्टीकरण फर्स्ट समझा दीजिए एक बार। नहीं, वो तो अपन पूरा पढ़ रहे हैं ना। अभी ये जो पैराग्राफ पढ़ा इसमें में कोई डाउट नहीं मैम, नो। हाँ, अब देखिए एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। किसी कार्य के अवैध लोक का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। क्या कह रहे हैं ये कि द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस although the abater may not himself be bound to do that act। अब यहाँ पर ये सीधा सीधा बोल रहे हैं इलीगल ओमिशन, कई बार पढ़ चुके हैं अवैध लोप। अवैध लोप या इलीगल ओमिशन मतलब जो व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए बाउंड बाय लॉ है और यदि वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो वो कहलाता है इलीगल ओमिशन। यानी कि बाउंड बाय लॉ कौन से व्यक्ति होते हैं? पब्लिक सर्वेंट। हर पब्लिक सर्वेंट के ऊपर उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपने दायित्व होते हैं, कुछ लीगल ड्यूटीज होती है जिनको करने का उनका कर्तव्य होता है, और अगर वो अपने काम को नहीं करते तो कोई लीगल ओमिशन होगा। तो यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन में सीधी सीधी बात हो रही है कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन किसी पब्लिक सर्वेंट को उकसाता है कि वो क्या करे, अवैध लोप करे, अपना कार्य ना करे जिसको करने के लिए वो बाय लॉ बाउंड है,
तो जो पर्सन है, जो प्राइवेट पर्सन है, तो उसकी तो ड्यूटी है नहीं वो काम करने की ड्यूटी तो उस पब्लिक सर्वेंट की है, लेकिन ये क्या कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट को उकसा रहा है कि वो इलीगल ओमिशन करे। तो भले ही ये जो प्राइवेट पर्सन है जो उकसा रहा है पब्लिक सर्वेंट को इलीगल ओमिशन करने के लिए, तो उसकी ड्यूटी नहीं है वो काम करने की, लेकिन तब भी वो अबेटमेंट के लिए दायी होगा, अबेटर का चार्ज उस पर लगेगा। बात क्लियर हुई? जैसे ए एक पर्सन है, बी पर्सन को जो कि एक पुलिस अधिकारी है, तो ए पर्सन बी को कुछ रिश्वत देकर उकसाने की कोशिश करता है कि सर मैं आपको ये रिश्वत दे रहा हूँ, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए और अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, आज मैं गाड़ी के कागज नहीं दिया हूँ। ठीक, सिंपल सी बात है भाई, रोजमर्रा की लाइफ में यही होता है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप रिश्वत देकर उसको अपनी कार जो उसका बनता है चालान काटने का, आप उसको रोक करने से रोक रहे हो। तो आपने तो क्या कर दिया, आपने अपनी साइड से अबेटमेंट कर दिया। अब वो अगर पब्लिक सर्वेंट तुम्हारा रिश्वत लेकर के तुम्हारा चालान नहीं काटता तो उस पर जो चार्ज लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा, जो अपराध बनेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर अबेटमेंट का चार्ज लग जाएगा कि तुमने अबेटमेंट किया है, इलीगल ओमिशन करवाया है उसकी ड्यूटी से करने के लिए। बात समझ में आई? क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े। एक्सप्लेनेशन 2। अब देखो एक्सप्लेनेशन 2 वही जो हम ऊपर समझ चुके हैं वही चीज है। टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट it is not necessary that the act abated should be committed or that the effect requisite to constitute the offense should be caused. अब क्या है यहाँ पर, दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। अब यहाँ बात हो रही है ऑन बिहाफ ऑफ द अबेटेड पर्सन, जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया है। ये जरूरी नहीं है कि उसकी साइड से एक्ट हो, उसकी साइड से वो ऑफेंस कमिट करे। ये नहीं है कि अगर अबेटेड पर्सन ने अपराध नहीं किया तो जो अबेटर है उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने उकसाया है किसी पर्सन को किसी तीसरे पर्सन का मर्डर करने के लिए, और वो जो पर्सन जिसको मैं उकसा रही हूँ कि तुम जाकर किसी को मार आओ, वो मना कर देता है कि नहीं मैं तो नहीं मारूंगा, तो उस पर्सन पे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन मैंने अपनी साइड से अबेटमेंट का अपराध पूरा कर दिया, मैंने तो अपनी साइड से उकसाने के लिए बोल ही दिया, तो मेरे ऊपर अबेटमेंट का अपराध की धारा लग जाएगी कि मैंने मर्डर करने के लिए उकसाया, मेरे ऊपर चार्ज लग जाएगा। ये बात इसमें बोली है, ठीक है, कि जिस कार्य को करने के लिए उकसाया जा रहा है वो कार्य कमिट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अबेटमेंट का अपराध पूरा हो जाता है। या जो अपराध आप करना चाहते थे, जो इफेक्ट जो रिजल्ट आप कॉज करना चाहते थे वो नहीं निकला, आप चाहते थे सामने वाले को मरवाना, सामने वाला ने आपकी बातों में आकर के सामने वाले पर वार भी किया लेकिन वो मरा नहीं, बच गया, हॉस्पिटल सही टाइम पे पहुंच गया भाई, बच गया, तो भी अबेटमेंट का चार्ज उसी के लिए लगेगा जो काम आप करवाना चाहते थे। आपने मर्डर के लिए अबेटमेंट किया था तो मर्डर के लिए ही लगेगा, कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट नहीं होगा। बात आई समझ? इलस्ट्रेशन देखिए क्लियर होगा। A instigates B to murder C. B refuses to do so. A is guilty of abetting B to commit murder. गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, खा ऐसा करने से इनकार कर देता है, का हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी है। अब जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया है उसने मना भी कर दिया तो भी आपके ऊपर तो मर्डर कमिट करने के अबेटमेंट का चार्ज ही लगेगा। क्लियर? अब देखिए एक और इलस्ट्रेशन दिया है बी। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी। घा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, यहाँ पे का उकसा रहा है बी को कि तुम्हें डी का मर्डर करना है। बी इन परस्पेंस ऑफ द इंस्टिगेशन स्टेप डी, और ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घा के विरुद्ध घा को खा ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घा को विद करता है, मतलब मारता है। डी रिकवर्स फ्रॉम द बाउंड। ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। तो उसने उसको चाकू भी घोंपा, मतलब उसको मारा, स्टैब किया, लेकिन उसके बावजूद घा का घाव अच्छा हो गया और वो बच गया,
तभी का जो है हत्या करने के लिए खा को उकसाने का दोषी होगा। तो इस पे चार्ज क्या लगेगा? मर्डर, कमिट मर्डर करने के लिए ही अबेटमेंट का चार्ज लगेगा, भले ही वो बच गया। तो अब यहाँ पे नहीं होगा कि भाई वो बच गया या वो उसको वो नहीं हुआ तो यहाँ ग्रीवियस इंजुरी में कन्वर्ट हो जाए, वो ग्रीवियस हर्ट में कन्वर्ट हो जाए या कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाए। अबेटमेंट में ये नहीं होता, जिस अपराध को करने के लिए उकसाया वही अपराध का चार्ज लगेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? एक्सप्लेनेशन 2 तक सभी को समझ में आ गया? यस मैम। मैम एक्सप्लेनेशन 2 एक बार प्लीज थोड़ा। एक्सप्लेनेशन 2 सिंपली ये बोल रहा है कि जो अबेटर है, जब वो किसी काम को करने के लिए अबेटमेंट करता है किसी पर्सन को, तो ये जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को अबेटमेंट दिया गया है वो पर्सन वो एक्ट कमिट करे ही। वो व्यक्ति अगर मना भी कर देगा तो भी अबेटमेंट का चार्ज कंस्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे ए ने बी को कहा कि तुम सी को मारो और सी ने मना कर दिया, तो भी ए के ऊपर चार्ज लग जाएगा किस चीज का? कि ए ने मर्डर कमिट करने के लिए अबेटमेंट किया, तो अबेटमेंट का चार्ज लग जाएगा, भले ही एक्ट कमिट हो या नहीं हो, या एक्ट करने से मना कर दे सामने वाला पर्सन जिसको उकसाया जा रहा है, या वो उसके परफॉर्मेंस में कार्य कर दे लेकिन वो रिजल्ट नहीं निकले जो रिजल्ट अबेटर चाहता था। वो चाहता था सामने वाला मर जाए, लेकिन सामने वाला मरा नहीं, बच गया, तो भी उसके ऊपर मर्डर का अबेटमेंट करने का चार्ज है। ठीक, ये बात बोलिए सिंपली एक्सप्लेनेशन 2। अब देखिए एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन 3 क्या है? It is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense। ये एक्चुअली में एक्सप्लेनेशन 3 वही जो हमने 108 में पैराग्राफ फर्स्ट का सेकंड वाला पॉइंट पढ़ा ना, एक्ट वाला, उसी के साथ पढ़ा जाएगा। ये यहाँ पर वो कहा गया है कि ऐसा कार्य किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि समर्थ व्यक्ति के द्वारा किया जाता, तो उसको और अच्छे से स्पष्ट कर दिया गया है स्पष्टीकरण 3 में कि यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसकी वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को अबेटमेंट दिया जा रहा है, जिस पर्सन को अबेट किया जा रहा है, वो केपेबल हो। मतलब वो पागल भी हो सकता है, किसी बच्चे को भी उकसा सकते हो तुम अपराध करने के लिए, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी केपेबल पर्सन को उकसाओगे तो ही अबेटमेंट का चार्ज लगेगा। इनका कहने का मतलब ये है कि यदि आपने किसी बच्चे को भी उकसा दिया तो आप 82 का लाभ नहीं ले सकते कि अरे सर बच्चे तो अपराध कर ही नहीं सकते, तो अगर मैंने बच्चे को अपराध करने के लिए बोला भी है तो वो अपराध कैसे होगा? जब बच्चा कोई अपराध कर ही नहीं सकता तो मुझे भी छूट मिलना चाहिए। तो भाई साहब, बच्चे को छूट दी गई है, तुम्हें नहीं दी गई है। बच्चा इनोसेंट है, बच्चा प्रकृति नहीं समझ सकता कि वो क्या कार्य कर रहा है, इसलिए उसको 82 में छूट दी गई है, इसलिए उसको 83 में जाकर छूट दी गई है। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन या विकृत व्यक्ति से उसको 84 85 के अंतर्गत छूट मिली है, लेकिन तुम तो स्वस्थ चित्त थे, तुम तो उकसा रहे हो ना, तो तुम्हें कोई लाभ नहीं। तो जो उकसा रहा है, अगर वो किसी ऐसे पर्सन को भी उकसाता है जो 82 से लेके पूरे एक्सेप्शन तक में आने वाले पर्सन हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अबेटमेंट का चार्ज उस पर लगेगा। और that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abater or any guilty intention or knowledge। और इसका ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि जिस पर्सन को अबेट किया गया है उसका वही सेम इंटेंशन है या नहीं है, सेम नॉलेज है या नहीं है जो अबेटर का था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी लाइबिलिटी के लिए, अबेटर की लाइबिलिटी के लिए। सीधी सी बात है, मैं हूं, अगर मैं किसी तीसरे पर्सन के मर्डर करवाने के लिए एक बी पर्सन को उकसाती हूँ, तो अब उस बी पर्सन को जिसको मैंने उकसाया है कि जाकर के सी का मर्डर कर दो, तो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सी का भी इंटेंशन हो, किसका सॉरी बी का भी इंटेंशन हो सी को मार डालने का मेरी तरीके से, बस वो तो मेरी बातों में आ गया और उसने जाके मार डाला, तो मेरे ऊपर जो चार्ज लगेगा वो मर्डर को अबेटमेंट करवाने का ही लगेगा, भले ही जिस व्यक्ति को मैंने दुष्प्रेरित किया उसका सेम इंटेंशन हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्सप्लेनेशन 3 का है। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसकी वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। ठीक, अबेटर का
अबेटेड पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, अबेटर ने अपनी साइड से दुष्प्रेरण का काम किया, खत्म, चार्ज आप पे लग जाएगा। ठीक है, बस अबेटर की साइड से होना क्या चाहिए, जो 107 में हमने पढ़ा था वो इंग्रेडिएंट ध्यान रखना है कि इंस्टिगेशन है तो इंस्टिगेशन किस तरीके से होना चाहिए, है ना। इंस्टिगेशन करते टाइम अबेटर की साइड से एक्ट होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ उत्प्रेरित किया, ऐसा नहीं कि बस इंटेंशन ही है अंदर लेकिन कम्युनिकेट ही नहीं किया आपने उसको, तो वो इंस्टिगेशन नहीं माना जाता, है ना। इस तरीके से जैसे हमने चोर वाला एग्जाम्पल देखा था कि मालिक के घर का दरवाजा खोल देता है कि चोर आएंगे चोरी करेंगे, तो यहाँ अबेटमेंट नहीं होता जब तक उसको और अच्छी तरीके से फैसिलिटेट ना किया जाए। अगर वो चोर को बोल करके आता कि मैं गेट खोल के रख रहा हूँ चोरी कर लेना, तो वो अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन कहलाता है ना, अदरवाइज नहीं कहलाता। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि इस तरीके का बस एक्टिवनेस होना चाहिए अबेटर की साइड से अबेटमेंट गठित करने के लिए, लेकिन जो अबेटेड पर्सन है वो उसकी बात में आकर के अपराध कमिट करता ही करते। ठीक, तो ये क्लियर हो गया एक्सप्लेनेशन 3। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन 4। ये एक दो इलस्ट्रेशन भी, इनको और देख लेते हैं। ये चलिए इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं एक्सप्लेनेशन 4। A instigates B to set fire to a dwelling house. B, in consequence of the unsoundness of his mind, being incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is wrong or contrary to law, sets fire to the house in consequence of A's instigation. क्या कहा गया है, खा को एक निवास गृह में, एक घर में आग लगाने के लिए का उकसा देता है। खा अपनी चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप, मतलब जो खा व्यक्ति है वो मेंटली फिजिकल मतलब मेंटली जो है वो ठीक नहीं है, चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप उस कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है, या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है ये नहीं समझ पा रहा है, या विधि के प्रतिकूल है, वो ये सब बातें जानने में असमर्थ है। तो असमर्थ होने के कारण का की उकसाने के परिणाम स्वरूप उस गृह में आग लगा देता है, मतलब वो मेंटली साउंड नहीं है और वो उसकी बातों में आ जाता है और वो आग लगा देता है। खा ने कोई अपराध नहीं किया, तो यहाँ पे खा को तो छूट मिल जाएगी क्योंकि वो मेंटली मतलब अनसाउंड है, अभी वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो उसको तो एक्सेप्शन में छूट मिल जाएगी। लेकिन का एक निवास गृह में आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है, but A is guilty of abating the offense of setting fire to a dwelling house and is liable to punishment provided for that offense। और ऐसे अपराध के लिए जो भी उपबंधित दंड है आगे आईपीसी की धाराओं में उनसे वो दंडनीय होगा। आगे एक और देखिए इसी में, A intending to cause theft to be committed instigates B to take property belongs to Z out of Z's possession। ए का चोरी करने का आशय है और इस आशय से वो या के कब्जे में से या की संपत्ति लेने के लिए खा को उकसाता है, मतलब इसका इंटेंशन है चोरी करने का लेकिन उकसा रहा है किसी थर्ड पर्सन को। खा को यह विश्वास करने के लिए का उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति का की है, और ये किस तरीके से उकसा रहा है, ये पर्सन जो ए है जो चोरी करना चाहता है ये क्या बोलता है, इंड्यूसेस करता है, बी को इंड्यूस करता है कि वो प्रॉपर्टी मेरी है जाओ उठा लो। A induces B to believe that the property belongs to A, मतलब सामने वाले पर्सन से तुमने ये कहा कि वो प्रॉपर्टी मेरी जाकर उठा लाओ, इस तरीके से उकसाया चोरी करने के आगे से। B takes the property out of Z's possession, खा उस संपत्ति को इस विश्वास से कि वह का की संपत्ति है या के कब्जे में सद्भावपूर्वक ले लेता है, तो अब इसने तो सद्भावपूर्वक लिया है, तो in good faith believing it to be A's property, B acting under this misconception does not take dishonestly and therefore does not commit theft। तो खाने तो इस भ्रम के अधीन यह कार्य किया है, हिंदी में क्या लिखा है, खा इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए उसे बेईमानी से नहीं लेता है और इसलिए चोरी नहीं करता, तो इसलिए बी के ऊपर तो कोई चोरी का चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि उसको तो मिसकंसेप्शन कराया गया ए के द्वारा, है ना। लेकिन किंतु का चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है मानो खा ने चोरी की हो, तो यहाँ पर अबेटमेंट का चार्ज लगेगा और उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो ऐसी ही मिलेगी मानो बी ने चोरी की है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो अभी तक हम 108 में
पैराग्राफ हमने फर्स्ट पढ़ा और एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ा, उनसे रिलेटेड ही ये इलस्ट्रेशन थे, जिसमें कुल मिलाकर ये बात की जा रही है कि अबेटर जो होता है, जो उकसाने का कार्य कर रहा है, वो किसी भी पर्सन को उकसाता है, तो वो पर्सन, जिस पर्सन को उकसाया गया है, वो चाहे जो कार्य करने के लिए उकसाया गया है उसको करने से मना कर दे तो भी अबेटर की लायबिलिटी बन जाती है। मतलब अबेटर जो है चार्ज होगा अबेटमेंट के लिए, चाहे वो उसके उकसाने के कारण उसके परफॉर्मेंस में कोई कार्य कर दे, वो कार्य एज इट इज ना हो जैसा वो चाहता था, रिजल्ट वैसा ना निकले, तो भी अबेटर उसी एक्ट के लिए लायबल होगा जो करने के लिए कहा था। या किसी व्यक्ति को भ्रम में डालकर करा ले वो कार्य, तो भी अबेटर लायबल होगा। किसी बच्चे से, किसी इनकैपेबल पर्सन से करा ले, तो भी अबेटर की लायबिलिटी हर जगह बनेगी। अबेटेड पर्सन को बस एक बार छूट मिल सकती है अगर वो एक्सेप्शन में आ जाए तो। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। मैम मान लीजिए ये जो क था, इसने अब चोरी के लिए अबेटर बना, लेकिन मैम इसके ऊपर जो चार्ज लगाया जाएगा वो चोरी के से पनिशमेंट मिलेगा या अबेटर के तौर पे वो भी उसको आगे सेक्शन में पनिशमेंट पढ़ेंगे हम कि अबेटमेंट, जब कोई अपराध का अबेटमेंट किया जाता है तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, अभी आगे के सेक्शन में क्लियर होता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, क्लियर होता जाएगा सारी चीजें, चिंता मत करो। आगे आपको सेक्शन मिलने वाली है कि जिस कार्य का, जिस अपराध को करने का दुष्प्रेरण किया जाता है उसकी सजा कितनी होगी। ठीक, अभी हमें सेक्शन की हेडिंग भी याद करनी है और सजा भी पढ़नी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 4 पे कंसंट्रेट करिए। एक्सप्लेनेशन 4 देखिए, द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन ऑफेंस इज आल्सो एन ऑफेंस। दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण करना भी अपराध होता है। किसी अपराध को दुष्प्रेरण करना तो अपराध है ही 108 में। 107 में यदि आपने किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया तो वो तो है ही अपराध। उस अपराध का भी दुष्प्रेरण कर रहे हो तो वो भी है, मतलब दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। ये लाइन याद रखना, ये पूछते हैं एग्जाम में, क्या दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है? तो यस है। अपराध का दुष्प्रेरण, अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। अब ये कैसे समझ में आएगा? ये इलस्ट्रेशन से समझ में आएगा जो नीचे दिया है। ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड। ए ने बी को उकसाया कि तुम सी को उकसाओ जेड का मर्डर करने के लिए। तो यहाँ पे दो इंस्टिगेशन हो रहे हैं, ठीक है ना। बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी, तो ए ने बी को उकसाया, किस चीज के लिए उकसाया? कि तुम सी को उकसाओ कि वो मर्डर करे, और बी ने वैसा ही किया। बी ने सी को उकसाया टू मर्डर जेड, कि तुम जेड का मर्डर करो, एंड सी कमिट्स दैट ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीज इंस्टिगेशन। तो सी ने क्या किया? मर्डर कर दिया बी के इंस्टिगेशन के कारण। तो बी इज लायबल टू बी पनिश्ड फॉर हिज ऑफेंस विद द पनिशमेंट ऑफ मर्डर। तो बी जो पर्सन है वो लायबल होगा उस अपराध के लिए जो मर्डर के लिए बताई गई है। एंड एज ए इंस्टिगेट्स बी, और क्योंकि बी को इंस्टिगेट किया था ए ने, तो ए भी लायबल होगा फॉर द सेम टू कमिट द ऑफेंस। ए इज आल्सो लायबल टू द सेम पनिशमेंट। तो जैसे एक व्यक्ति किसी अपराध को करने का अबेटमेंट करता है और जिस पर्सन को अबेट किया गया है वो पर्सन फिर तीसरे पर्सन को अबेटमेंट करता है, तो दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी पनिशेबल होगा। तो यहाँ पे दो दुष्प्रेरक हो जाएंगे और दोनों लायबल होंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये याद रखना। ये लाइन एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि क्या दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध होता है? तो हाँ, होता है। द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। ठीक है, क्योंकि किसी अपराध का अबेटमेंट करना अपने आप में अपराध है। तो किसी अपराध को करने का अबेटमेंट किया गया है और उसका अबेटमेंट आपने किसी थर्ड पर्सन से कर दिया, तो वो तो है ही अबेटमेंट के लिए लायबल। जिसने आपको उकसाया और आपने किसी तीसरे को उकसा दिया तो आप भी लायबल हो। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन 5 देखिए। वैसे एक्सप्लेनेशन 5 हम कल पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार आया है सामने तो फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 5 हमने कल की सेक्शन में देखा था, जो हमें पढ़ना है 107 के साथ, है ना। 107 की क्लॉज बी के साथ एक्सप्लेनेशन 5 पढ़ना है। काउंसपेरेसी कि अबेटमेंट जो है काउंसपेरेसी के द्वारा भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने कल कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक
उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है। It is not necessary to the combination of the offense of abatement by conspiracy that the abater should concert the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. तो यहाँ पर क्या है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो पर्सन अपने आप को कॉन्स्पिरेसी में इंगेज कर रहा है, जो पर्सन किसी षड्यंत्र का भाग बन रहा है, तो वो डायरेक्ट उस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो जिस पर्सन का एक्चुअल में प्लान है किसी अपराध को कमिट करने के लिए। यदि उस कॉन्स्पिरेसी में 3-4 लोग हैं और जिस एक पर्सन का प्लान है उसके अलावा किसी तीसरे पर्सन ने उसको प्लान बताया और उसका प्लान सुनकर के उसने कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन की है, तो ये पर्याप्त है अबेटमेंट के अपराध गठित करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि जो एम्प्लॉयर है जिसने मेन प्लान किया उसके साथ ही मिलकर के डायरेक्ट इसने षड्यंत्र रचा। इलस्ट्रेशन हम कल भी देख चुके थे, एक बार और देख लेते हैं। A concert with B a plan for poisoning Z. का को विष देने के लिए का एक योजना खा से मिलकर बनाता है। तो यहाँ पर A और B के बीच का प्लान था Z को जहर देने का। It is agreed that A shall administer the poison. दोनों के बीच में सहमति हुई कि का जो है विष देगा या को। फिर उसके बाद क्या होता है कि B then explains the plan to C, mentioning that a third person is to administer the poison. लेकिन ये जो B होता है ना, ये क्या करता है किसी तीसरे पर्सन को, C को, ये अपना प्लान जो है बताता है। हाँ, तब यह वर्णित करते हुए गा को यह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा। तो यहाँ पर ये C को क्या बोल देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, लेकिन किंतु का नाम नहीं लेता। लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये एक्चुअल में ए का प्लान है ना। सी एग्रीज टू प्रोक्योर द पॉइजन। तो यहाँ पर जो गा व्यक्ति है ये विष प्राप्त करने के लिए सहमत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही यहाँ पे ये वर्ड आपने पढ़ा, सी एग्री टू प्रोक्योर द पॉइजन, मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो कौन सा अपराध कमिट हो गया? जब भी कोई व्यक्ति किसी षड्यंत्र में सहमति जताता है तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भागीदार बन गया। तो सी ने जैसे ही एग्री किया षड्यंत्र सुनने के बाद कि ठीक है मैं जहर लाके दूंगा, तो सबसे पहले तो सी काय के लिए लायबल हो गया? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। सी के अगेंस्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अपराध तो गठित हो ही गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है 107 में कि कोई भी पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनता है और उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई एक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो अबेटर होता है। तो यहाँ पर जो सी है, जैसे ही उसने जहर लाने के लिए हामी भरी, जैसे ही उसने कहा कि ठीक है मैं जहर ला करके दूंगा, वैसे ही उसी क्षण सी क्या हो गया? अबेटर बन गया। ये क्या कर रहा है? अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। इसको करना क्या चाहिए था? इसको मना कर देना चाहिए था, इसको रोकना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। और इसने क्या किया? इसने हाँ भर के उस कार्य को करने के लिए उकसाया और ज्यादा, है ना। इसने कहा कि ठीक है मैं ला दूंगा। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट करके इसने अबेटमेंट किया है। ठीक, तो सी एग्रीज टू प्रोक्योर द पॉइजन एंड प्रोक्योर एंड डिलीवर्ड इट टू बी फॉर द पर्पस ऑफ इट्स बीइंग यूज्ड इन द मैनर एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पर गा ने सहमति भी जताई और उसे उपाप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए खा को परिदत्त करता है। का विष देता है, परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है। ए एडमिनिस्टर्स द पॉइजन, Z dies in consequence. Here, though A and C have not conspired together, yet she has been engaged in the conspiracy in pursuance of which Z has been murdered. C has therefore committed the offense defined in this section and is liable to be punishment for murder. तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ यद्यपि ए और सी ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा था, सी को तो बी ने प्लान बताया था, ए से तो कभी मिला नहीं था सी, उसके बावजूद भी सी उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा जिसके अनुसरण में जेड की हत्या की गई। इसलिए सी ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया गया है और हत्या के लिए दंडनीय होगा, मतलब ये एज अबेटर माना जाएगा। ठीक है, तो ये हम अपनी जो हमने प्रीवियस क्लास में सेक्शन 103 पढ़ी थी वहां पर भी हमने और अच्छे से एक्सप्लेन किया था।
जहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि सी ही अबेटर है या कौन है ना। तो अगर भूल जाओ तो फिर से 107 वाली सेक्शन देख लेना। ठीक, क्लियर? अभी यहाँ तक कोई डाउट है सेक्शन 108 में? नो मैम। अच्छे से सभी को क्लियर हो गई? क्लास के बाद एक बार इसको बैरेक्ट से आप लोग खुद भी रीड करना, और कोई डाउट हो तो कल की क्लास में फिर से पूछ लेना। ठीक है? यस मैम। चलो कल कंटिन्यू करते हैं। अब कल से 108 से पढ़ना है, तो अब सिर्फ डायरेक्ट प्रोविजन पढ़ना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट फटाफट अब छोटी छोटी सेक्शन आएंगी तो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। ये 2 सेक्शन कुछ ज्यादा ही लंबी थी। चलिए तो कल से स्टार्ट करते हैं 108 ए से। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। वेलकम। गुड नाइट मैम, थैंक यू। गुड नाइट मैम, थैंक यू।